जब भी हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो जहन में क्या तस्वीर उभरती है? दूर दूर तक फैला सुनहरा रेत का समंदर, तपता हुआ सूरज और उस तपिश में भी पूरी शान से चलता हुआ एक जीव, ऊंट। सदियों से ये सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, बल्कि भारत की सूखी जमीनों की पहचान, यहाँ की संस्कृति और लोगों के जीने का सहारा रहा है। इसे यूं ही नहीं रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसी जहाज ने पुराने व्यापारिक रास्तों पर सभ्यताओं को जोड़ा और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान का साथ निभाया। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये जो हमारी यादों में बसी छवि है, ये अब धीरे धीरे धुंधला रही है। सहनशीलता का ये जीता जागता प्रतीक, जो सदियों से हर चुनौती को पार करता आया, आज खुद अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये संकट सिर्फ एक जानवर का नहीं है, ये संकट एक पूरी इकोसिस्टम का है, एक पूरी संस्कृति का है। असल में 6 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस घटते हुए प्रतीक को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी और बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसका नाम है नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, यानी राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल। ये नंबर हमें बताते हैं कि हमने रेगिस्तान के इस जहाज को लगभग खो ही दिया है। 75%, 75%। ये वो नंबर है जो इस पूरे संकट की कहानी बयां करता है। 1977 में भारत में ऊंटों की आबादी अपने चरम पर थी। तब से लेकर आज तक उनकी संख्या में 75% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर हमारी एक पूरी विरासत का 3/4 हिस्सा खत्म हो गया। 1977 में हमारे देश में लगभग 11 लाख ऊंट थे। 80 के दशक तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन साल 2001 के बाद जो गिरावट शुरू हुई वो किसी चट्टान से नीचे गिरने जैसी थी। और 2019 आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 2.5 लाख के आसपास रह गई। ये ग्राफ एक प्रजाति के खामोश अंत की कहानी सुना रहा है। 1992 में अकेले राजस्थान में करीब 7.5 लाख ऊंट थे। 2019 तक ये आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 2,12,000 रह गया। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन समुदायों की रोजी रोटी का सवाल है जो सदियों से इन जानवरों पर निर्भर रहे हैं। जो जानवर सदियों से रेगिस्तान की हर चुनौती को झेल गया, वो आज क्यों हार रहा है? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये कई वजहों का एक ऐसा जटिल जाल है, एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म है जिसने इस संकट को जन्म दिया है। इसे ऐसे समझिए कि एक साथ कई तरफ से हमला हुआ। सबसे पहले तो आई मशीनें। ट्रैक्टर और गाड़ियों ने खेती और सामान ढोने में ऊंटों की जगह ले ली, तो उनकी पारंपरिक भूमिका खत्म हो गई। फिर विकास के नाम पर सिंचाई परियोजनाएं और शहरीकरण ने उनके घर यानी चरागाहों को ही छीन लिया। और तो और कुछ ऐसे कानून बने जिन्होंने अनजाने में ऊंट पालने वालों की अर्थव्यवस्था की ही कमर तोड़ दी। पर्यावरण में बदलाव भी एक बहुत बड़ा विलन है। ये जो पौधा दिख रहा है, जिसे विलायती बबूल या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कहते हैं, ये एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है। इसने हमारे पारंपरिक चरागाहों पर कब्जा कर लिया है। इसने उन देसी पेड़ पौधों को खत्म कर दिया है जो ऊंटों का पौष्टिक भोजन हुआ करते थे। ये एक तरह से रेगिस्तान का जंक फूड है, जो पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं दे सकता। अब जब खाने को ही पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो जानवर बचेगा कैसे? ठीक वैसा ही हुआ 2015 में राजस्थान में बने एक कानून के साथ। ये कानून ऊंटों को बचाने की अच्छी नीयत से बनाया गया था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसने ऊंटों के पारंपरिक व्यापार और उनकी आवाजाही पर ऐसी रोक लगा दी कि ऊंट पालना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन गया। चरवाहों के लिए ऊंट एक संपत्ति की जगह एक बोझ बन गया, और इसने उनकी संख्या में गिरावट को और भी ज्यादा तेज कर दिया। राजस्थान की रायका और रवारी जैसे समुदायों के लिए ऊंट सिर्फ जानवर नहीं है, वो उनके परिवार का हिस्सा हैं, उनकी पहचान है, उनका गुजरा हुआ कल और आने वाला कल है। उनके बीच एक पवित्र रिश्ता है। तो जब ऊंट खत्म होते हैं तो उनके साथ साथ सदियों पुरानी परंपराएं, ज्ञान और एक पूरी जीवन शैली भी खत्म हो जाती है। सरकार का ये जो प्रस्तावित मिशन है, वो इन सभी चुनौतियों से निपटने और ऊंटों के लिए एक नया भविष्य बनाने का वादा करता है। तो चलिए समझते हैं कि योजना आखिर है क्या। ये है राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल, यानी NCSI। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि एक व्यापक मल्टी मिनिस्ट्रियल मिशन है। इसका मतलब यह है कि इसमें पशुपालन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास और पर्यटन जैसे कई मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि ऊंट संरक्षण के लिए एक समग्र यानी होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जा सके। तो ये मिशन काम कैसे करेगा? इसके कुछ बहुत जरूरी और मजबूत स्तंभ हैं। जैसे सबसे पहले तो ऊंटों के लिए उनके चराई के इलाकों को कानूनी तौर पर सुरक्षित करना।
दूसरा, ऊँटनी के दूध जैसे उत्पादों के लिए एक अच्छा खासा बाजार तैयार करना। आपको शायद पता ना हो, पर ऊँटनी का दूध पोषण का खजाना माना जाता है, जिसमें विटामिन सी और आयरन जैसे तत्व भरपूर होते हैं। इसके अलावा ऊँटों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी, चरवाहा समुदायों को सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स के जरिए मजबूत बनाना, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। तो अब हम सब एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां हमें ये तय करना है कि ऊँट हमारे लिए क्या है। ये तुलना पूरी तस्वीर साफ कर देती है। एक तरफ हम सोच सकते हैं कि ऊँट अब पुराने जमाने की बात हो गए, मशीनों ने उनकी जगह ले ली, तो अब बोझ क्यों पालें। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो ऊँट एक क्लाइमेट रेजिलिएंट जानवर है। उसे कम पानी चाहिए, वो मुश्किल हालात में भी जी सकता है। ये सिर्फ सामान ढोने तक सीमित नहीं है, ये इको टूरिज्म के बारे में है, प्रीमियम डेयरी उत्पादों के बारे में है, पारंपरिक हस्तशिल्प और रेगिस्तानी इकोसिस्टम के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका के बारे में है। ऊँट एक नई, आधुनिक और टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सकता है। और आखिर में सवाल ये नहीं है कि ऊँट बचेगा या नहीं। ऊँट ने तो सदियों से हर मुश्किल का सामना किया है, वो तो सहनशीलता का जीता जागता सबूत है। असली सवाल हमारे बारे में है, क्या हम, हमारी नीतियां, हमारा समाज इस शानदार जीव के लिए जगह बनाने के लिए खुद को बदल सकते हैं, खुद को अनुकूलित कर सकते हैं। रेगिस्तान के इस जहाज का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।